नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े हमारे इस खास शो संग्राम के सेनापति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक रणनीति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उससे भी खास होता है उस रणनीति को बनाने वाला वो व्यक्ति जो इस पूरी राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाता है। या कहें कि पार्टियों के वो सेनापति जो पूरी दमखम के साथ अपनी पार्टी को लीड करते हैं और विपक्षी दल को पटकनी देने का मादा रखते हैं। इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक उन बड़े चेहरों की रणनीति को आप तक लाते रहेंगे जो इस चुनाव में या कहें आने वाले चुनाव में अपने अपने खेमे के सेनापति की भूमिका में है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास शो संग्राम के सेनापति की। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे देश की सभी 6 राष्ट्रीय पार्टियों के सेनापतियों की। ये वो सेनापति हैं जो इस बार के चुनाव में नतीजों को बदलने की ताकत रखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं देश की राष्ट्रीय पार्टियों के सेनापतियों की सियासी रणनीति। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस बार दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हिस्सा ले रही है। ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं की दम पर सबसे बड़ा चुनाव जीतने की दम भर रही है। इस पार्टी का सेनापति या कहें चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। लेकिन राजनीति में आने से पहले संगठन में दशकों तक काम करने वाले नरेंद्र मोदी करीब 14 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो बीते 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। अपनी संवाद की विशेष शैली और सभी वर्गों तक सामाजिक आर्थिक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल रहने वाले पीएम मोदी इस चुनाव में 400 पार का नारा दे रहे हैं। भाजपा के लिए उन्होंने 370 सीटों की जीत का टारगेट तय करने वाले सेनापति नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शख्सियत और मौजूदा रणनीति पर डालते हैं एक खास नजर। 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। चुनाव के परिणाम देश के भविष्य के लिए दूरगामी नतीजे वाले साबित होंगे। ये चुनाव देश में हो रहे बदलाव के साक्षी हैं। बदलाव की ये कथा भारत की नई तस्वीर गढ़ने वाली है, जिसके प्रणेता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अपनी दूरदर्शी, सशक्त, दृढ़ निश्चयी और प्रतिबद्ध नेतृत्व के साथ पीएम ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का नारा दिया है। अब की बार विपक्षी पार्टियों के लिए ये बेचैन करने वाला है। वास्तव में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का असली मुकाबला किसी और से न होकर स्वयं से ही है। उसकी तैयारी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की है। इस बार के रण में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ऐसा इतिहास रचने की तैयारी में है जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी न की होगी, जिसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी अप्रोच है। बीते 2 कार्यकाल में लोकप्रियता के हर पायदान को पार कर चुके प्रधानमंत्री वास्तव में लोकनायक हैं, जिनकी देश के हर वर्ग में अच्छी पैठ है, फिर चाहे युवा हों, महिलाएं हों, कामगार हों या बुजुर्ग। अपनी सरकार की नीतियों और योजनाओं के जरिए पीएम ने हर किसी के दिल में खास जगह बनाई है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिखाया है कि सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। सीएए, 370 की समाप्ति, 3 तलाक और नए संसद के निर्माण जैसे निर्णयों से पीएम ने सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। वहीं काशी कॉरिडोर और भव्य राम मंदिर का निर्माण के जरिए करोड़ों भारतीय जनमानस की भावनाओं को भी छुआ है। प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि वो देश और जनहित के लिए कड़े निर्णयों को लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने का विश्वास जताते हुए जब प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव 2024 का एजेंडा सेट करते हैं, तब वे एक राजनेता की तरह नहीं बल्कि जनता से एक परिवार की तरह उनके विजय अभियान से जुड़ने की अपील करते हैं। प्रधानमंत्री आम जनमानस से भारत को विकसित देश बनाने के लिए सहयोग करने के लिए आह्वान करते हैं। चुनाव और जनसभाओं से इतर 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री हर दिन लोगों से जुड़े दिखाई दिए। लोगों की बात सुनते कहते प्रधानमंत्री ने लोगों को उनके काम पूरा करने की गारंटी भी हर बार खुले मंच से दी है।
कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। जिसमें युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और उन सभी हाशिए पर खड़े व कमजोर लोगों के लिए गारंटी है जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया गया। मोदी की गारंटी के माध्यम में पीएम ने लोगों को सरकार में विश्वास करना सिखाया है। पीपल टू पीपल कनेक्ट का पीएम का ये तरीका उन्हें हर बार लोगों के और करीब लाता गया है। आइए एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर पर। पार्टी में लंबे समय तक संगठन में अहम भूमिका निभाने के बाद 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लगातार 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पद को संभाला। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 2014 का आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान साबित हुआ। 2014 में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने भारी बहुमत में जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर पर लगातार 10 बार तिरंगा फहराया है। बीते 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ही नहीं वैश्विक मंच पर भारत की छवि एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र की तरह उभारने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं से व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मैत्रीपूर्ण संबंधों के जरिए देश की सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में नए अध्याय जोड़ने का काम किया है। पीएम की कूटनीतिक दूरदर्शिता और द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के प्रयासों के चलते ही दुनिया भर के देशों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सम्मानों से सम्मानित भी किया है। अप्रैल 2016 में पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया। जून 2016 में पीएम मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फरवरी 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के लिए सर्वोच्च फिलिस्तीनी सम्मान से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2019 में रूस की ओर से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का सम्मान दिया गया। अगस्त 2019 में पीएम मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मई 2023 में पीएम मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी की ओर से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। जून 2023 में मिस्र ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। 22 मार्च 2024 को भूटान के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण ऑर्डर ऑफ द ड्रू क्यालपो से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। देश ही नहीं वैश्विक मंच पर भारत को नई पहचान दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल में सुशासन, तेज गति से विकास और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का भरोसा देश को दिया है, जिसके जरिए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बढ़ा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भाजपा और भाजपा के सेनापति पीएम मोदी के बाद अब बात कांग्रेस और कांग्रेस के सेनापति की। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बीते एक दशक से अपनी सियासी जमीन लगातार खोती दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस ने अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोप को हटाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कमान तो सौंपी और दक्षिण के राज्यों में पैठ बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस के सेनापति मल्लिकार्जुन खड़गे क्या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस के सेनापति का कैसा रहा है सियासी सफर और क्या है मौजूदा चुनाव को लेकर उनकी रणनीति, देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 2024 के सबसे बड़ी चुनावी समर का बिगुल बज चुका है। मैदान में इस बार मुकाबला एनडीए बनाम इंडी गठबंधन के बीच है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 के पार का दावा ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हर हाल में चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का मुकाबला असल में देश की नंबर 1 पार्टी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी से है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक का सफर तय कर चुकी कांग्रेस अपने सियासी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए विपक्षी दलों के साथ मिलकर इंडी गठबंधन का गठन जरूर किया, लेकिन भाजपा के लिए जीत की गारंटी बन चुके प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला बेहद जटिल है। वहीं बिखरे विपक्ष के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को बचाने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं। भारत सरकार में रेल मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रह चुके हैं। कुल 10 बार विधानसभा चुनाव का जीत का रिकॉर्ड है। 2005 में उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2008 में उन्हें दूसरी बार विपक्ष का नेता चुना गया। 2008 कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2014 आम चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलबर्गा संसदीय सीट से जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 13,404 से अधिक वोटों से हरा दिया। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। 12 जून 2020 को मल्लिकार्जुन खड़गे 78 वर्ष की आयु में कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए। वहीं 12 फरवरी 2021 को मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। 2 दशक से भी लंबे समय के बाद अब जबकि कांग्रेस की कमान गांधी परिवार से बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है, लेकिन अब भी यही लगता है कि वो गांधी परिवार की छाया से उबर नहीं पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। अवधेश जी, बहुत स्वागत है। और हमने देखा कि दोनों रिपोर्ट्स के माध्यम से देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की कहा जाए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके सेनापतियों की मौजूदा चुनाव में किस प्रकार की भूमिका रहने वाली और कैसे वो लीड करते नजर आएंगे और किस प्रकार की रणनीति होगी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उसी समय से उन्होंने अपनी भाषण कला से, अपने विचार से देश के प्रति उनके सपने क्या है, क्या करना चाहते हैं, इससे देश को अवगत कराया था। 2013 फरवरी से उनके भाषण का अभियान शुरू हुआ था। ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास का पहले नेता है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पूर्व, बल्कि उम्मीदवार बनने के पूर्व लोगों के बीच जाकर ये बताया कि देश के बारे में मेरा क्या विजन है, जो अभी की सरकार है उसके समानांतर मैं क्या करने वाला हूं, मैं कैसा भारत चाहता हूं। इसलिए वो नरेंद्र मोदी की तुलना इस समय, आप समर्थक है विरोधी अलग है, एक नेता के रूप में, देश को लीड करने के रूप में, सरकार के मुखिया के रूप में इस समय उनकी तुलना किसी नेता से नहीं हो सकती है। कोई चाहे उसके अंदर कितनी भी आलोचना कर दे, प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से आगे बढ़ के वो लीड करते हैं, दुनिया के स्तर पर जिस प्रकार से भारत का नेतृत्व करते हुए दुनिया के नेतृत्व के स्तर पर जाते हैं, वो तो लोगों ने देखा नहीं है हाल के वर्षों में। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सवाल है, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूर्ण रूप से कांग्रेस के भी नेता नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के अगर कमान इस समय किसी के हाथ में है तो सोनिया गांधी जी का परिवार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसके शीर्ष चेहरे वाले नेता है। तो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष होते हुए भी उस भूमिका में नहीं है जिस भूमिका में नरेंद्र मोदी हैं। इवन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, और जो आईएनडीए का आप नाम ले रहे हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नरेंद्र मोदी सर्व स्वीकृत सर्वमान्य नेता हैं। आईएनडीए में अभी तक कांग्रेस को भी कोई शीर्ष पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर है उन कांग्रेस पार्टी के नेता को कोई आईएनडीए का घटक अभी नेता मान ले, स्थिति नहीं है। तो ये दोनों में बहुत गुणात्मक अंतर है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भले आदमी है, राजनीति का उनका अनुभव अपना है, तो ये सब बातें उनके पक्ष में जाती है, वरिष्ठ हैं। लेकिन इस समय भारत को लीड करना हो या आईएनडीआई को लीड करना हो बीजेपी के समानांतर, तो नरेंद्र मोदी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल, ये अपने आप में सीधे तौर पे दिखाई पड़ता है। एक बड़ी एक खाई भी कही जा सकती है, क्योंकि इंडी गठबंधन में कई बार लगातार बातें सामने आती है। कुछ और खबर दिखाते हैं, उसके बाद आपके पास फिर से आएंगे अवधेश जी और बात करते हैं एक और राष्ट्रीय पार्टी जो कि है आम आदमी पार्टी की, और बात केजरीवाल की करते हैं। देश में सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बैनर तले आम चुनावी मैदान में है आम आदमी पार्टी। सामाजिक आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की पारी शुरू की तो देश में एक विकल्प का भरोसा जताया था। अपने राजनीतिक सफर में बहुत से यू टर्न लेने वाले अरविंद केजरीवाल फिलहाल शराब घोटाले में जेल में है, जो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का वायदा किया करते थे। आम आदमी पार्टी के सेनापति अरविंद केजरीवाल की अभी तक की सियासी पारी कैसी रही है, एक नजर डालते हैं।
दिल्ली के जंतर मंतर पर तिरंगा लहराकर जन लोकपाल कानून की मांग से लेकर लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहे अरविंद केजरीवाल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का रण नई चुनौती लेकर आया है। लोकसभा चुनाव से पहले शराब नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर पड़ सकता है। केजरीवाल का राजनीतिक सफर बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और अरविंद केजरीवाल इसके संयोजक बने। वर्ष 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहले चुनाव में 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 28 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने की उपलब्धि हासिल की। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन तो गए, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। केजरीवाल ने 49 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2014 में अरविंद केजरीवाल वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े और हार गए। 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीती। केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2019 में दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने फिर से चुनाव जीता और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समय के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति का तरीका बदला। कांग्रेस और भाजपा के साथ जाने से साफ इनकार करते रहे केजरीवाल ने जहां सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाने से भी गुरेज नहीं रखा, वहीं अब विपक्षी गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता का दांव खेल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की नियत और नीति पर संदेह करती है और आरोप लगा रही है। वहीं आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद आबकारी नीति में मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी की साख पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात करते हैं एक और राष्ट्रीय पार्टी की। पिछड़ों और दलितों की राजनीति के दम पर उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अन्य राज्यों में वोट हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी बनी बहुजन समाज पार्टी का मौजूदा सबसे बड़ा चेहरा मायावती है। बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से सत्ता की बाट जो रही मायावती फिलहाल राजनीतिक रूप से कमजोर नजर आ रही हैं। यूपी में विधायकों की संख्या से लेकर संसद के सदस्यों की संख्या के आधार पर बसपा बाकी दलों से पीछे दिखाई पड़ रही है, लेकिन बसपा का एक तयशुदा वोट हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। पिछड़ों और दलितों के वोट की दम पर मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो लोकसभा सांसदों की दम पर केंद्र की सियासत में भी एक समय उनकी अच्छी खासी दखल हुआ करती थी। लेकिन मौजूदा हालात में बसपा और मायावती क्या कुछ छाप छोड़ पाएंगी चुनाव में? आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश हमेशा से निर्णायक की भूमिका निभाता आया है। सीटों के लिहाज से 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और केंद्र में सरकार बनाने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से एक अहम रोल में रही है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से लेकर उम्मीदवारों की घोषणा तक में मायावती अभी तक बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखी है। जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ चुनाव में बसपा मुखिया मायावती की राजनीतिक हैसियत और ताकत उस तरह की नहीं रह गई है कि वे अकेले दम पर कोई खास करिश्मा कर पाए। काशीराम की राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी बनी मायावती का एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबदबा था। मायावती वो नाम हुआ करती थी जिनके इर्द गिर्द बाकी तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बनाया करती थी। बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीतिक सफर जितना संघर्षमय रहा है उतना ही दिलचस्प भी। 1984 में काशीराम ने मायावती को साथ लेकर बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत की। बसपा को पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता 1993 में मिली जब उत्तर प्रदेश पर राज करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई और बीजेपी के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1995 में मायावती ने पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन भारतीय राजनीति में इतिहास रच दिया। ये पहली बार था जब देश की किसी सूबे की कमान दलित महिला के हाथ में थी। दलित और पिछड़ों की आवाज बनकर उभरी बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बसपा एक दशक से ऊपर उत्तर प्रदेश की सत्ता से गायब है। केंद्र की राजनीति में कोई खास प्रासंगिकता स्पष्ट दिखाई नहीं देती। विधानसभा में जहां उनकी पार्टी का वोट शेयर नीचे गया है, वहीं लोकसभा में भी वोट शेयर सिकुड़ा है। भले मायावती सत्ता में न हो,
लेकिन आज भी देश की एक बड़ी दलित आबादी उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात वाम दलों की भी करते हैं। देश के कई राज्यों में एक समय लेफ्ट पार्टियों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन बीते कुछ दशकों से लेफ्ट का दायरा लगातार सिमटता दिखाई पड़ रहा है और वाम दल कुछ राज्यों तक ही सिमट कर रह गए हैं। मौजूदा समय में इंडिया गठबंधन के बैनर तले लेफ्ट पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। लेफ्ट पार्टियों के बड़े चेहरे के रूप में सीताराम येचुरी वाम दलों की रणनीति बनाने में लगे हैं, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में क्या वाम दल अपनी प्रासंगिकता सिद्ध कर पाएंगे और जनता का भरोसा जीत पाने में सफल होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी जैसे सेनापति की दम पर 2024 में लेफ्ट पार्टियां क्या कुछ कमाल कर पाएंगी, देखिए इस रिपोर्ट को। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए असली रण बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के बीच है। विपक्षी गठबंधन के अहम घटक दल लेफ्ट की बात करें तो केरल से लेकर पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने का दावा करने वाले लेफ्ट का पिछले 2 दशक में जनाधार लगातार कम हुआ है। आम चुनाव 2024 वास्तव में लेफ्ट पार्टियों के अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। ऐसे में सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी के नेतृत्व में लगातार कमजोर होती पार्टी के लिए इंडी गठबंधन के साथ तालमेल चुनावी रूप से पार्टी को जिंदा रखने की चुनौती है। आइए एक नजर डालते हैं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के अब तक के राजनीतिक सफर पर। चेन्नई में जन्मे सीताराम येचुरी साल 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य बने। 1975 में सीपीआईएम के साथ जुड़े। आपातकाल के दौरान गिरफ्तार अनेक नेताओं में उनका भी नाम शामिल है। आपातकाल के बाद सीताराम येचुरी को जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1985 में सीपीआई कांग्रेस में केंद्रीय समिति के लिए, 1988 में कांग्रेस में केंद्रीय सचिवालय के लिए और 1992 में कांग्रेस में पोलित ब्यूरो के लिए चुने गए। वर्तमान में सीताराम येचुरी महासचिव होने के साथ पोलित ब्यूरो के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख और सीपीआईएम सेंट्रल वीकली के संपादक हैं। बीजेपी की 400 पार की चुनौती, नई इकोनॉमी और राष्ट्रवाद के समानांतर लेफ्ट के पास कोई स्पष्ट नजरिया नहीं दिखाई देता। ऐसे में इस बार के चुनावी सफर में लेफ्ट पार्टियां कितनी छाप छोड़ पाएंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब देखिए, अगर बात की जाए राष्ट्रीय पार्टियों के आधार पर तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, मायावती की बात की जाए, बसपा की बात की जाए या फिर लेफ्ट दलों की, 2024 में कहां पे खड़ी हैं ये पार्टियां और ये सेनापति? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक एक्टिविस्ट रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से वो आए थे, बड़े अफसर थे। साथ ही साथ उन्होंने सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, छोटे छोटे मुद्दे दिल्ली के उठा के संघर्ष किया था, तो उनसे एक उम्मीद थी नए तरह की राजनीति का। हालांकि उन्होंने अन्ना अभियान के समय बार बार घोषणा किया था कि मैं राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं कोई सरकारी पद नहीं लूंगा। तो जाहिर है इसके विपरीत भूमिका निभाई है। भारतीय अभी 2024 की भूमिका को उनके कैरेक्टर के अनुसार देखना होगा। जेल जाना तो एक विषय है कि जेल जाने के बाद उनकी पार्टी पर असर हो रहा है और उसके असर से नकारा नहीं जा सकता है कि प्रमुख रणनीतिकार, प्रमुख नेता और उसके साथी जेल में है तो पार्टी का प्रदर्शन क्या होगा। लेकिन जेल के बाहर रहते हुए भी जो उनकी राजनीति थी, क्या वो राजनीति इस प्रकार का मानक था कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश उनको आत्मविश्वास के रूप में देखे? तो दिल्ली में भी उनको उस ढंग से सफलता नहीं मिली थी लोकसभा चुनाव में। तो जहां तक देखिए मायावती जी का प्रश्न है, तो भारतीय राजनीति में हमारे देश के मतदाताओं ने, देश के बदली हुई परिस्थितियों ने अनेक नेताओं को अपने नारे, व्यवहार और विचार बदलने को विवश किया। उसमें मायावती जी रही हैं। एक समय उनकी सभाओं में लगता था तिलक तराजू और तलवार, मारो उनको जूते चार, और वही नारा लगने लगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जी। तो ये एक बदलाव आया, उसके आधार पर वो सत्ता में भी आई। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद जो संपूर्ण भारत में पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, उसमें अनेक पार्टियां जो है ऐसे दलदल में धसी है कि निकलने की स्थिति नहीं बन रही है। उसमें बसपा भी है, लेफ्ट पार्टीज, लेफ्ट पार्टियों की स्थिति तो आप देख सकते। लेफ्ट पार्टी एक ही समय, लंबे समय बाद जो लास्ट उभरी थी वो था 2004 का चुनाव। उसके बाद से लेफ्ट पार्टियां इस समय एक दिशाहीन है। लेफ्ट पार्टियों की मुख्य भूमिका थी कि भाजपा को राजनीति से बाहर करो। प्रासंगिकता को लेकर कहीं ना कहीं 1989 से उसमें वो स्वयं नष्ट हो चुके हैं और अकेले इसके लिए सीताराम येचुरी को जिम्मेवार नहीं मान सकते। अपनी पार्टी को बढ़ाने के बजाय केवल पॉलिटिक्स थी कि भाजपा को सत्ता से आना कैसे। लेकिन अब 2024
2024 में देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, वक्त थोड़ा सीमित है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और राष्ट्रीय पार्टी की जल्दी से बात करते हैं। देश में बहुत से क्षेत्रीय दलों के बीच नॉर्थ ईस्ट की एक और बड़ी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करने में कामयाब रही है। कभी कांग्रेस और कभी शरद पवार की एनसीपी में रहे कद्दावर नेता पीए संगमा ने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी जिसे नाम दिया था नेशनल पीपल्स पार्टी। नॉर्थ ईस्ट की इकलौती ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती है। मौजूदा समय में पीए संगमा के बेटे और मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। क्या है ये पार्टी, आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, नजर डालते हैं। मेघालय की सियासी पिच पर बेहतरीन पारी खेलने वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी नॉर्थ ईस्ट की अकेली ऐसी पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल है। चुनाव दर चुनाव मजबूत होती एनपीपी के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को राजनीति विरासत में मिली। एक नजर कॉनराड संगमा की अब तक की सियासी पारी पर। कॉनराड संगमा एनपीपी के मुखिया हैं जो पूर्वोत्तर की एकमात्र मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है। कॉनराड संगमा मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री हैं। कॉनराड संगमा की सक्रिय राजनीति में शुरुआत 28 साल की उम्र में हुई। 30 साल में कॉनराड संगमा ने मेघालय विधानसभा के लिए सिलसिला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता। मेघालय के वित्त मंत्री के रूप में कॉनराड संगमा ने बहुत सराहना अर्जित की। 2009 से 2013 मेघालय में विपक्ष के नेता के रूप में तीखी साहसी चुनौतियों, तथ्य भरे तर्कों, हर वर्ग से जोड़ने की क्षमता के साथ अनोखी छाप छोड़ी। 2015 कॉनराड संगमा ने गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित की। 2016 पिता पीए संगमा के असामयिक निधन के बाद अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया। 2016 से 2018 सांसद के रूप में तुरा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने कॉनराड का राजनीतिक दृष्टिकोण राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में उनके दिवंगत पिता के आदर्शों से प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संग्राम के सेनापति के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन हम आगे भी इस कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और बड़े सेनापतियों की कहानी आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।